नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ईएसपी आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पूरा पेपर यहीं से उस प्लेलिस्ट के आखिरी चैप्टर पे पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 13। ये एनसीईआरटी जो क्लास 8 की क्यूरियोसिटी नई बुक आई थी वो हम 4 बार कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने किया पूरी बुक को हर एक चैप्टर वाइज इन डेप्थ में, पूरा एक डेढ़ 2 घंटे की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्विक रिवीजन किया, थ्योरी को ही आधा घंटा पूरा चैप्टर, आधे घंटे में पूरे चैप्टर को कवर किया, सारे चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद हमने जो एनसीईआरटी बुक के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व कराया। और अब चौथी बार यही बुक, इसके हर एक चैप्टर में हम गए, एक एक क्वेश्चंस को ढूंढ के निकाला। हर एक चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन निकाले। कितने फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस, जितने भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ क्लब किया एक साथ। तो हर एक चैप्टर में से लगभग 150 क्वेश्चन कंपाइल किए। और ये वाले वीडियोस हार्डली 1 से 1.5 घंटे के हैं। 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर कर पा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, आवर होम, हमारे घर के बारे में। घर क्या, ये जो नॉर्मल हमारा घर है उसके बारे में नहीं, जहां हम रहते हैं, दैट इज अर्थ। हम अर्थ को समझेंगे। अर्थ क्या है? यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ सस्टेन कर सकती है, लाइफ सर्वाइव कर सकती है, लाइफ थ्राइव कर सकती है। आप देख भी पा रहे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे आपके फादर मदर हुए, उनसे आप हो गए, आने वाले टाइम में आपके बच्चे हो जाएंगे। लाइक दैट इस टाइप से सीरीज चली आ रही है। तो लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट है, इसीलिए इस चैप्टर में हमें समझा रखा है कि अर्थ स्पेशल क्यों है, अर्थ के क्या रीजंस हैं जिसके कारण वो लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट है। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट? जो अर्थ है उसको लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट क्यों कहा गया है? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आ सकता है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई अर्थ इज स्पेशल अमंग ऑल प्लैनेट्स। दूसरे सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अर्थ में ऐसा स्पेशल क्या है, और व्हाट मेक्स अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ? क्या चीज़ है जो अर्थ को लाइफ के लिए सुटेबल बना देती है? या फिर यही क्वेश्चन किसी दूसरे फॉर्म में आ सकता है, डिस्क्राइब यूनिकनेस ऑफ अर्थ। अर्थ इतनी यूनिक क्यों है ये हमें समझाना है। तो मैंने क्या किया बेटा, जितने भी क्वेश्चन थे वो जितने तरीकों से, इसीलिए मैंने और एक जगह कंपाइल कर दिए, जिनके यही बेसिक यही रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर रहेगा इसका, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ इन ऑल फॉर्म। अर्थ इस टाइप से है बेटा कि लाइफ को लगभग सभी फॉर्म में सपोर्ट करती है। जैसे टेरेस्ट्रियल लाइफ भी पॉसिबल है, वो जानवर भी रह पा रहे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी पॉसिबल है, माइक्रोब्स भी थ्राइव कर पाते हैं। उनके क्या क्या रीज़न हैं और डिटेल में हम आगे समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एयर है, वाटर है एंड सॉइल है। एयर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, वाटर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए, एंड सॉइल बेटा प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब लोग प्लांट्स और ट्री पे ही डिपेंडेंट है, तो सॉइल भी जरूरी है। सुटेबल टेम्परेचर रेंज, यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है जो अराउंड 15 डिग्री के आसपास मानते हैं हम, वो टेम्परेचर रेंज सुटेबल है फॉर लाइफ के लिए। इसके अलावा राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से डिस्टेंस भी बहुत बढ़िया है, ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसे हैबिटेबल जोन कहा गया है, उसके बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। सपोर्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, यहाँ अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, वाटर इकोसिस्टम हो गया, उस टाइप से। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द अर्थ क्रस्ट बीइंग कंपेयर्ड टू एन एप्पल स्किन? इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट मतलब ये मान लेते हैं मेरी अर्थ है, अर्थ में जो क्रस्ट है ना बेटा वो बिल्कुल पतली सी लेयर है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर है। जो आपके बुक में आपने देखा होगा एक एप्पल दिखा रखा है, इस टाइप से एक एप्पल दिखा रखा है। उस एप्पल में जो बाहर का स्किन है उसके साथ कंपैरिजन कर रखा है। भाई क्रस्ट इतनी पतली सी लेयर है कि अगर मैं पूरी अर्थ को एक एप्पल मान लूं, तो एप्पल के ऊपर जो रेड कलर का छिलका सा होता है, सिर्फ उतनी ही गहराई अर्थ के क्रस्ट की है। फिर भी इतनी जरूरी क्यों है? एक्सप्लेन थिन लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की उस लेयर को एक्सप्लेन कीजिए जो पतली सी है। कैसी है? बिल्कुल पतली सी है, लेकिन लाइफ को सपोर्ट करती है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट को डिस्क्राइब कीजिए। व्हाई इज अर्थ क्रस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर लाइफ? अर्थ की क्रस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ के लिए? सभी का आंसर लगभग एक ही रहेगा, अर्थ क्रस्ट इज ए वेरी थिन लेयर। वेरी थिन क्यों है बेटा? एप्पल में सोचो, अंदर में फ्रूट कितना रहता है, जबकि जो आउटर स्किन है, रेड कलर वाली स्किन, कितनी पतली सी रहती है, तो इसीलिए वेरी थिन लेयर है। ऑल लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन दिस आउटर लेयर। सभी, लेट इट बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जो ओशन में है, ओशन में जो एक्वेटिक लाइफ पनप रही है, ओशन में जो एनिमल्स, फिशेस, वो सब इसी लेयर में पनपते हैं। स्मॉल कंपेयर टू अर्थ टोटल साइज। अगर मैं अर्थ का टोटल साइज देखूं, उसके कंपैरिजन में क्रस्ट जो है बहुत पतली सी है। सपोर्ट सॉइल, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। इसी लेयर में हमें सॉइल भी मिलता है, ओशियन वाटर भी मिलता है, एंड डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म भी इसी लेयर पे पाए जाते हैं। मेक्स अर्थ लाइफ सस्टेनिंग। यही वो चीज़ है जो लाइफ सस्टेनिंग बनाती है अर्थ को। लेकिन सिर्फ अकेली नहीं है, देयर आर नंबरस रीजन। अभी एक एक करके समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। What are some important feature of earth that support life? अर्थ के अंदर वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है? लिस्ट फीचर्स ऑफ अर्थ दैट सस्टेन लाइफ, डिस्क्राइब लाइफ सपोर्टिंग फीचर और एक्सप्लेन कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। वो कंडीशन बताइए जो लाइफ के लिए फेवरेबल है। जैसे हम मार्स पे जाते हैं बेटा, मार्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, मून पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे लाइफ होगी। तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हम वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, ये सब रीज़न हैं जिनके कारण लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। क्या यही रीज़न हमें वहाँ मिल पाएंगे? अगर मिल पाएंगे या हम वहाँ किसी तरह से डेवलप कर पाए, तो वहाँ ईजीली लाइफ चल पाएगी, थ्राइव कर पाएगी। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बेटा एटमॉस्फेयर है। लिक्विड फॉर्म में वाटर है। जैसे मार्स की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो मार्स पे वाटर के क्रिस्टल्स मिले हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वो ऐसा लग रहा है बहुत पहले कभी पानी रहा होगा। सुटेबल ग्रेविटी, ग्रेविटी भी बड़ी सही सी है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और टेम्परेचर मॉडरेट है, अराउंड 15 डिग्री के आसपास है। वीनस और मार्स की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं है, या फिर नेपच्यून की तरह बहुत ठंडा भी नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है, वो सब हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका समझाइए। एक्सप्लेन एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब रोल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, या फिर व्हाट इज एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ? एटमॉस्फेयर किस चीज़ का बना हुआ है? बेटा एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेस। बेसिकली क्या है, हम मान लेते हैं कि दिस इज अर्थ। अगर ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर आपने देखा होगा डिफरेंट लेयर्स हैं, इस टाइप से डिफरेंट लेयर्स हैं। किस चीज़ की लेयर है बेटा? दीज आर द लेयर ऑफ गैसेस। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें गैस बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लेयर में गैसेस कम होती जाएंगी। है क्या ये सब? लेयर ऑफ गैसेस हैं। इट्स अराउंड द अर्थ, अर्थ को चारों तरफ से उसने कवर कर रखा है। मोस्टली इट कंटेन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%। उसके अलावा भी आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल, बहुत कुछ मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर में। प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब जब जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा के रखती हैं, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचा के रखती हैं, डिफरेंट टाइप से। इन केस कोई मीटियोर आ रहा है तो हम अर्थ की तरफ, तब भी हमें बचाने में हेल्प करती है, उसको जला देंगे रास्ते में। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स रेस्पिरेशन एंड लाइफ। एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, वही ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, तो इस तरह से वो हमें लाइफ को सस्टेन करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द हैबिटेबल जोन? हैबिटेबल जोन दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, हैबिटेट प्लस एबल। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? घर। एबल मतलब योग्य, उसके लायक होना। तो क्या चीज है हैबिटेबल जोन का मतलब क्या है? हैबिटेबल मीन्स हैबिटेट, घर, घर के लायक। मतलब ऐसा क्या है अर्थ में जो इसको घर लायक बना देती है, यहां हम रह सकते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? सेकेंड, व्हाई इट इज नेम्ड गोल्डीलॉक्स जोन? गोल्डीलॉक्स जोन नाम क्यों रखा गया?
या फिर डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिटेबल जोन, व्हाई इज अर्थ लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन, अर्थ हैबिटेबल जोन में क्यों है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डीलॉक जोन क्यों बोलते हैं, इसी जगह को बेटा गोल्डीलॉक जोन भी बोला। आपकी बुक में आप देखोगे तो आपको अच्छे से लिखा हुआ है वहां गोल्डीलॉक जोन क्यों बोला गया है, या फिर यही हैबिटेबल जोन क्यों है। हैबिटेबल जोन इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन से बिल्कुल एग्जैक्ट राइट डिस्टेंस पे है, अलाउज लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। लिक्विड वाटर यहाँ पे, अब ये इतनी दूरी पे है, ना तो वाटर इवापोरेट होता, अगर और थोड़ा सूरज के पास होता, तो वाटर इवापोरेट हो जाता, अगर सूरज से और दूर जाता, नेपच्यून की तरह बहुत दूर चला जाता, तो वहां पे वाटर क्रिस्टल्स के फॉर्म में जम जाता, आइस बन जाती। नॉट टू होल्ड और नॉट टू कोल्ड, ना तो उतना हॉट है ना ही उतना कोल्ड है, बहुत गर्म भी नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है। एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, अर्थ लाइज इन दिस जोन, अर्थ इसी जोन में आती है। गोल्डीलॉक जोन क्यों बोलते हैं बेटा, गोल्डीलॉक जोन इसलिए बोलते हैं, एक कहानी थी, कहानी में गोल्डीलॉक जोन के बारे में बता रखा है, गोल्डीलॉक के बारे में बता रखा है, जिसके लाइफ में जो चीज़ है बिल्कुल सही है, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो ये वहाँ उस कहानी से वर्ड लिया गया गोल्डीलॉक। तो गोल्डीलॉक की लाइफ में क्या था, सब कुछ बढ़िया था, एवरेज, ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए, उस तरह से। वाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ब्लू क्या होता है बेटा, वाटर का कलर। नॉर्मली आपने देखा होगा, मैप वगैरह पे भी जाएंगे, कभी भी आप कोई भी किसी देश का मैप उठाइए, किसी स्टेट का मैप उठाइए, वर्ल्ड का मैप उठाइए, आपको जहां भी ब्लू कलर की लाइंस दिखेंगी, या तो कोई रिवर होगी, कैनल होगी, या फिर कोई ओशन वगैरह होगा, तो इट मीन्स पानी का कलर हम ब्लू दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब हम स्पेस में गए और हमने अर्थ को बड़ा दूर से देखा, अर्थ को जब दूर से देखा, तो बिकॉज ऑफ द ओशन, जो बड़े बड़े महासागर हैं, वो मुझे किस कलर के दिखाई दिए, ब्लू कलर के दिखाई दिए, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस, जब मैंने स्पेस से देखा तो ब्लू क्यों दिखाई दी, यही सब रीजन है। अर्थ हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अर्थ के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ सरफेस, जो अर्थ का अगर सरफेस को मैं नंबर्स में लिखूं तो उसका 70% पानी ने कवर कर रखा है, बड़े बड़े ओशियन, सी वगैरह जो हैं उन्होंने कवर कर रखा है। ओशियन रिफ्लेक्ट ब्लू कलर, जो ओशियन है बेटा वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें, जब मैंने स्पेस से देखा तो मुझे अर्थ ब्लू दिखाई दी। विजिबल फ्रॉम द स्पेस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग वाटर, जो ब्लू कलर है वो दिखाता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्टिंग वाटर है। जो ब्लू कलर है वो पानी का कलर है, इसीलिए। इवन बेटा एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूं आपको, अगर कभी ग्लोब मिले तो पैसिफिक ओशन की तरफ से आप देखना, तो जब पैसिफिक ओशन की तरफ से और पैसिफिक ओशन को सेंटर में लेना, और तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग पूरा, कोई छोटा मोटा पोर्शन ऐसे अर्थ का दिखाई देगा, अर्थ का कोई पोर्शन दिखाई देगा, अदरवाइज पूरे में आपको ये सारा कलर आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साइड ग्लोब का लगभग पूरे पैसिफिक ओशन ने कवर कर रखा है। Why does Venus have a higher temperature than Mercury? मरकरी के कंपैरिजन में वीनस का टेम्परेचर हाई क्यों है। एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस, वीनस जो प्लैनेट है उसके ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, और डिस्क्राइब रीजन फॉर वीनस बीइंग हॉटेस्ट प्लैनेट। ये बता रहा है, इसने बता दिया पहले ही कि वीनस कैसा है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। व्हाई इज वीनस हॉटर देन मरकरी। अब मरकरी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर मान लिया दिस इज द सन, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये सन है, तो सन से नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है बेटा, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद आउटर प्लेनेट, इस टाइप से हैं। तो मैंने देखा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, तो जो नॉर्मल एक आदमी के कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में वो यही आएगा कि जो सूरज के जितना पास है उतना गर्म होना चाहिए। इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए सर। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, और फिर तो ठंडा होता चला जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली चेक किया तो मैंने देखा कि वीनस का टेम्परेचर मार्स से ज़्यादा है, मार्स सेकेंड नंबर पे है, वीनस हाईएस्ट है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट।
तो मुझे पता चला कि यार वीनस सबसे ज़्यादा है, वीनस का टेम्परेचर हॉटेस्ट क्यों है जबकि मरकरी सबसे नज़दीक है। उसके पीछे का रीज़न बता रखा बेटा, वीनस हैज़ थिक एटमॉस्फेयर। वीनस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है यहाँ वो थिक एटमॉस्फेयर है और मोस्टली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी तो क्या होगा, और मरकरी के ऊपर ना के बराबर है, तो मरकरी के ऊपर जब सनलाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है तो ठंडा हो जाता है। लेकिन वीनस के ऊपर जब सनलाइट जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करके क्या करेगी, जैसे अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, सिमिलरली वीनस के ऊपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। जो टेम्परेचर, जो हीट उसके अंदर चली गई उसको वापस नहीं जाने निकलने देगी, और वापस नहीं निकलने देगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसीलिए वीनस का टेम्परेचर सभी 8 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है। वही बता रखा है, हीट कैन नॉट एस्केप एंड कॉजेज वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, उसी चीज़ को अर्थ पे बता दीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। इन शॉर्ट वो आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछना चाह रहा है, डायरेक्टली भी पूछ ले, डिस्क्राइब रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प अर्थ, अर्थ को गर्म रखने में कैसे हेल्प करता है, या फिर डज देयर इज सम रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम अर्थ के केस में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर ग्लास हाउस इन द नर्सरी। आप कभी गार्डनिंग के लिए पेड़ पौधे सीड्स वगैरह लेने नर्सरी में गए होंगे। नर्सरी में आपने देखा होगा कि ठीक है, कुछ पौधे तो ओपन में रखे हुए हैं, कुछ पौधों को एक ग्लास हाउस टाइप बना रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है और ग्लास का बना हुआ घर है। या फिर वो नहीं है तो एक ग्रीन सा कपड़ा लगा देते हैं और उसके नीचे में रखते हैं उसको बंद करके। क्यों बेटा, क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर वो ग्लास हाउस है, ग्लास का बना हुआ एक घर टाइप है, या फिर ग्रीन कलर का कपड़ा लगा रखा है, इस टाइप से घर बना रखा है, तो होता क्या है, ये कपड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। वहीं से हमने ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया, जो नर्सरी में यूज करते हैं ना, वहीं से हमने ये नाम लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे नर्सरी में जाओगे तो जो सनलाइट आएंगी तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा गर्मी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्लांट को उस ग्लास हाउस के अंदर रखते हैं। उस प्लांट को उस ग्लास हाउस के अंदर रखेंगे तो जो हीट एंटर करेगी वो उसको वापस रिबाउंड नहीं होने देगा और वहाँ का टेम्परेचर गर्म रखेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ में भी सेम ऐसे ही बेटा, अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो या फिर सीधा एटमॉस्फेयर बोल दो, तो उसमें जो सनलाइट आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं वो क्या है बेटा, उसको रिबाउंड नहीं होने देती, बाहर वापस नहीं जाने देती, और ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं और वहीं रोक के रखती हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और अभी ये कहीं लिखा है, ये देखो, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर को हेल्प करता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जैसे जैसे मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आएगी, जिससे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर इसी टाइप से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते रहे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप हीट को ट्रैप कर लेता है। कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, किस कारण से होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और कोई दूसरी गैसेस हैं। प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड, अर्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती। जैसे मान लिया दिन में तो ठीक है, गर्मी आ गई, अर्थ गर्म हो गया, रात में क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना हो तो जो हीट आई थी दिन में वो चली गई, रात में यहाँ बहुत ठंडक हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी हेल्प करते हैं इसको मेंटेन रखने में। मेंटेन्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड एसेंशियल फॉर लाइफ सर्वाइवल। व्हाई इज अर्थ साइज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग लाइफ, अर्थ का साइज अब मान लेते हैं ये अर्थ का साइज है, तो ये लाइफ को सपोर्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि हो सकता था अर्थ हमारी बहुत छोटी होती, या हो सकता था अर्थ हमारी बहुत बड़ी होती, ऐसा भी हो सकता था। तो ऐसा क्या स्पेशल है कि ये ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिव टू इसके या फिर इसके। एक्सप्लेन रोल ऑफ अर्थ साइज इन सस्टेनिंग लाइफ, और डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बताइए।
भाई ग्रेविटी कैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने में। व्हाट हैपन्स इफ अर्थ वर स्मॉलर और द लार्जर। क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, आंसर आपको कुछ ऐसे ही लिखना होगा। राइट साइज प्रोवाइड्स सुटेबल ग्रेविटी। जैसे इसका बेटा साइज सही है और इतना सही है, ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। इन केस अगर बहुत छोटा होता तो इसकी ग्रेविटी भी कम होती। ग्रेविटी कम होती तो इसके ऊपर जो गैसेस का एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर भी होता, लेकिन इसका साइज छोटा हो जाता। अगर इसका साइज छोटा हो जाता तो इसकी ग्रेविटी कम हो जाती। ग्रेविटी कम हो जाती तो वो उस गैसेस को होल्ड नहीं रख पाता, ऐसे खींच के नहीं रख पाता अपनी तरफ, और ये गैसेस हवा में फ्री हो जाती, निकल जाती और इसका एटमॉस्फेयर गायब हो जाता। वेरस अगर बहुत बड़ा होता तो ठीक है, एटमॉस्फेयर को तो सर पकड़ के रखता, बहुत अच्छा रहता सर, एटमॉस्फेयर को ऐसे खींच के रखता अपनी तरफ। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ा होता तो हमें भी तो उतना ही फोर्स से अपनी तरफ खींचता, और जब उतना फोर्स से खींचता तो हो सकता है हमारी बॉडी ही क्रश हो जाती। उतने फोर्स से अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी बॉडी टूट जाएगी। ब्लैक होल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ब्लैक होल में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी बिल्कुल क्रश हो जाएगी। वही चीज बता रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में एक लेयर है बेटा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या रोल है? एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs एंड R32 टाइप गैसेज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज से बेटा 25, 30, 50 साल पहले जब रेफ्रिजरेटर, जो आपके फ्रिज बोलते हैं जिसे, या फिर AC वगैरह में जो गैस यूज की जाती है ठंडा करने के लिए, वो होती थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस होती थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर क्या हुआ, उसके कई सालों तक यूज होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर साइंटिस्ट ने पता किया कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उस अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन लेयर में छेद हो गया। तो वहां से अल्ट्रावायलेट रेज एंटर करने लगी अर्थ के अंदर। खतरनाक रेज है भाई। तो अब क्या किया जाए? तो पता किया कि छेद किस कारण से हुआ है। तब साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ CFC। रेफ्रिजरेटर में जो हम गैसेस यूज कर रहे हैं वो बाद में कभी ना कभी फ्री हो जा रही है, फ्री हो के वो ओजोन लेयर को काट दे रही हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि अब हम CFC को यूज नहीं करेंगे और अब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को यूज करेंगे। पहले क्या था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्या आ गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और R32 टाइप की कई अलग अलग गैसेस डिजाइन की गई जिनको अब हम यूज करते हैं CFC की जगह। ये क्वेश्चन है, व्हाई इज ओजोन एसेंशियल फॉर लाइफ। ओजोन लाइफ के लिए जरूरी क्यों है? ओजोन लेयर ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर का बेटा मेन रोल है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, हमारी स्किन के लिए खतरनाक है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। प्रोटेक्ट्स लिविंग सेल फ्रॉम डैमेज, और लिविंग सेल को डैमेज नहीं होने देता। प्रिवेंट्स हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशंस को से हमें प्रिवेंट करता है। सपोर्ट्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन दिस वे मेंटेन्स एटमॉस्फेरिक सेफ्टी, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर की सेफ्टी को बचा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं। कभी हमने गोल्डीलॉक जोन को समझा, भाई हैबिटेबल जोन क्यों है, एटमॉस्फेयर को समझा। अब हम देख रहे हैं कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। क्या सच में जरूरी है? अरे सर मम्मी पीछे पड़ी रहती है कि पानी पी लो, पता नहीं क्यों। क्योंकि मम्मा को पता है बेटा, वाटर इज वेरी मच एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी कौन सी? मेटाबॉलिक, जो मेरी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, वो एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, मेरी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मीन्स 37 टाइप रखता है। जैसे सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने देगा, गर्मियों में जब आउटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी मेरी बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन रखता है। हम बहुत सारा पानी पीते हैं, वो किस लिए पीते हैं? इसीलिए पीते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहे। सपोर्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, नॉट ओनली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है बेटा, जो पानी में रहते हैं उन इकोसिस्टम को लिए भी पानी चाहिए। लिक्विड वाटर सपोर्ट्स केमिकल रिएक्शन। लिक्विड वाटर बेटा केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करता है, जो आपने सॉल्यूशन वगैरह में देखा होगा। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स
जो ब्लड लेके जाएगा, वाटर लेके जाएगा, वो कैसे? इसी के वाटर के थ्रू। मेक्स अर्थ हैबिटेबल, इसीलिए वाटर अर्थ के ऊपर जरूरी है, अर्थ को हैबिटेबल बनाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ? पानी को समझ लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस बताइए अर्थ के ऊपर। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? कुछ बच्चों को यही डाउट आ जाएगा कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। एक बात बताओ, आप 6th क्लास ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हो कि मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगा, जैसे ही मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगा ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ और साउथ में पॉइंट आउट करेगा। क्यों करेगा? कभी सोचा है? क्योंकि बेटा हमारी अर्थ के अंदर, जो अंदर में हमारी अर्थ के कोर में मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। वो मैग्मा कुछ इस टाइप से अलाइन हो रखा है कि वो साउथ टू नॉर्थ पॉइंट करता है। तो ठीक उसके ऊपर जो हम जब दूसरा मैग्नेट लगाते हैं, तो अगर मेरी अर्थ का नॉर्थ इधर है, तो जो मैग्नेट सस्पेंड कर रहा हूं उसका साउथ उसके साथ अलाइन कर लेगा, साउथ नॉर्थ के पास चला जाएगा, नॉर्थ साउथ के पास चला जाएगा, इस टाइप से अलाइन कर लेगा। तो अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट हम मान के चलते हैं कि ऐसे है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। डिस्क्राइब हाउ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, मैग्नेट को तो टांग दिया उसने, ये तो समझ आ गया। मैग्नेट को तो उसने नॉर्थ साउथ अलाइन कर दिया, उससे मैंने कंपास भी बना लिया, कंपास से मुझे डायरेक्शन भी पता चल गई, लेकिन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाउ डज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प सस्टेन लाइफ? प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर विंड्स। बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ को बचाता है किससे? सोलर विंड, जो खतरनाक सोलर विंड्स आती है ना, सोलर फ्लेयर्स वगैरह आपने सुना होगा। सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? सोलर विंड्स क्या होती है बेटा? जो सन है हमारा, सोलर मतलब सन, तो जो सन है वहाँ उसके ऊपर रिएक्शन चलती रहती हैं, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। बेसिकली सूरज के ऊपर क्या हो रहा है? इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है बेटा, फ्यूज कर रहे हैं वो लोग। तो जब वहाँ फ्यूजन हो रहा है तो बहुत बार, जैसा आपने सुना होगा 11 ईयर्स के बाद सोलर फ्लेयर की एक साइकिल आती है, उससे हमारे कम्युनिकेशन, हमारे सैटेलाइट काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अर्थ तक क्यों नहीं पहुंच पाता? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर देता है, यहाँ तक आने नहीं देता। प्रिवेंट लॉस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस को भी पकड़ के रखता है। शील्ड लिविंग बीइंग फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन। अब ये सोलर विंड तो समझ आ गई सर, ये कॉस्मिक रेडिएशन क्या है बेटा? अर्थ से बाहर जो स्पेस है, अर्थ से बाहर जो स्पेस है जिसे हम कॉस्मॉस बोलते हैं, तो वहाँ से भी रेडिएशंस आती रहती हैं। स्पेस में से रेडिएशंस आती रहती हैं, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन हैं, उन्हीं सभी रेडिएशंस को हम कॉस्मिक रेडिएशन बोलते हैं। तो ये भी उन्हें भी रिपेल करने में हेल्प करता है। हेल्प इन नेविगेशन यूजिंग कंपास, ये वो बड़ा रीज़न हो गया जब हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। कंपास का यूज़ करके मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, अमेरिका पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है, लाइक दैट। सपोर्ट्स लाइफ एंड एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी, लाइफ को सपोर्ट करने में और एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है इस तरह से। व्हाट इज द रोल ऑफ एयर? जब सबकी बात हो रही है तो एयर महाराज बोल रहे कि भाई मेरे बारे में क्यों जिक्र नहीं कर रहे? जरूरी है मेरे बारे में जिक्र करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं ही हूँ, ऐसा ही है क्या? और हाउ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मेक्स अर्थ हैबिटेबल, और डिस्क्राइब रोल ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो मुझे ऑक्सीजन तो चाहिए ना, इसीलिए। सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट, जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन देगा? एटमॉस्फेयर तो देगा, एयर तो देगा। हेल्प्स इन कम्बशन, नॉट ओनली दो जगह, कम्बशन में भी हेल्प करता है। जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगी, तो कैसे चलेगी? कम्बशन भी उसी के साथ होता है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, जो एयर है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैसे भाई? एयर कैसे हेल्प करती है बेटा? वही एयर ही तो विंड चलाती है, ब्रीज आती है, साइक्लोन बनाती है, एयर के कारण ही तो है सारा तामझाम। एंड सपोर्ट लाइफ एक्टिविटी, और इस तरह से लाइफ एक्टिविटी को सपोर्ट करने में एयर हमारी बहुत हेल्प करती है। व्हाट इज सॉइल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सॉइल क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मिट्टी है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझ लेते हैं। रोल ऑफ सॉइल बताइए या इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल बताइए। हाउ डज सॉइल हेल्प प्लांट ग्रोथ?
सॉइल प्लांट की ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करती है? सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। सॉइल बेटा बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिट्टी से ही मिलते हैं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराएगी और वाटर भी प्रोवाइड कराएगी। एंकर्स प्लांट रूट, तो जो प्लांट के रूट होंगे, अब मान लिया एक प्लांट है मेरा, ये मेरा प्लांट है इस टाइप से, तो जो इसके रूट्स होंगे बेटा, इसको कौन पकड़ के रखता है? ये रूट होल्ड कैसे रहेंगे? अगर यहाँ मिट्टी ना हो, इस एरिया में, ये जो दिखा रखा है इस एरिया में मिट्टी ना हो तो मेरा प्लांट गिर जाएगा। तो वही बता रहा है, एंकर्स प्लांट रूट, प्लांट की रूट को एंकर करके रखती है, पकड़ के रखती है। होम टू मैनी ऑर्गेनिज्म, और इसी सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। एसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन, और इसीलिए फूड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और अगर मान लो प्लांट ही फूड प्रोड्यूस ना कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम हर्बीवोरस हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट खा रहे हैं, तो तब तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार्निवोरस भी हैं तब भी हम खा तो किसी दूसरे एनिमल को रहे हैं, वो एनिमल खाएगा इन प्लांट्स को, तो इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हाउ डज द सन हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ? अब सन का क्या रोल है भाई? सन तो यहाँ है ही नहीं, और सब तो समझ आ गया सर, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर सब बता दिया आपने। सन कहाँ हेल्प कर रहा है? एक्सप्लेन रोल ऑफ सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। एक लाइन आ गई, सिंपल था, उसने लिख के दे दिया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। एक्सप्लेन करो इस लाइन को। अब बच्चा परेशान हो जाएगा, तो वो कुछ इस टाइप से एक्सप्लेन करेगा। सन प्रोवाइड्स एनर्जी, सन बेटा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्राइव फोटोसिंथेसिस, सन के एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए मैंने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कौन है बेटा? सन ही लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कंट्रोल्स क्लाइमेट एंड वेदर, सन की ही एनर्जी का यूज करते हुए क्लाइमेट और वेदर बनते हैं। सपोर्ट्स वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में सर सन का क्या रोल है? बेटा एक बात बताओ, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और वाटर साइकिल भी नहीं बनेगी। वाटर साइकिल कैसे नहीं बनेगी? इवापोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अगर सन नहीं हुआ तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? वही रीजंस हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ग्रेविटी क्या है? जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही ना, गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। तो वही पूछ रहा है कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेविटी होल्ड्स एटमॉस्फेयर एंड वाटर। जो ग्रेविटी है बेटा, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। हमने पढ़ा था अभी, जब साइज ऑफ द अर्थ समझ रहे थे तब हमने देखा था कि अर्थ का साइज इतना सही है कि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है एंड वाटर को होल्ड करके रखता है। कीप्स ऑर्गेनिज्म अटैच टू द अर्थ। एक बात बताओ, ये अर्थ है और यहाँ अर्थ के ऊपर अगर आप यूं खड़े हो, अगर यहाँ ग्रेविटी ना हो तो आप गिर नहीं जाओगे? बोले सर बड़ा फनी सा एक्सप्लेनेशन दिया है। लॉजिकल है भाई, वो आपको होल्ड किए हुए है, तभी तो जो बंदा यहाँ खड़ा है, सबको लग रहा है मैं सीधा खड़ा हूँ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इनेबल्स मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट के वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए भी ग्रेविटी जरूरी है। मेंटेन्स प्लैनेट स्टेबिलिटी, प्लैनेट की स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है और इसी सब कारणों से लाइफ कंडीशंस को सपोर्ट करता है। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर? अगर अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही ना हो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सभी गैसेस उड़ जाएंगी, मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, कंबशन नहीं हो पाएगा। जो हम एयर के इंपॉर्टेंस समझ रहे थे लगभग वही हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर बाय इमेजिनिंग इट्स अब्सेंस। इमेजिन करो कि अब्सेंस है, गायब है। अब बताओ व्हाई इज एटमॉस्फेयर एसेंशियल, या फिर डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ नो एटमॉस्फेयर। सभी के लॉजिक यही रहेगा, नो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस, जब एयर नहीं होगी तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये कि हो सकता है दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही हो और श्रीनगर बिल्कुल ठंडा हो जाए,
लेकिन जब एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है बेटा, तो वो थोड़ा बहुत इधर से उधर हवाएं चलती रहती हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन बना रहता है। हार्मफुल रेडिएशन रीचेज सरफेस, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हार्मफुल रेडिएशन पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल यूवी रेज। नो वेदर और वाटर साइकिल, ना तो कोई वेदर सस्टेन कर पाएगा और वाटर साइकिल भी नहीं हो पाएगी, लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। सोचो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। वाई आर एक्सट्रीम टेम्परेचर हार्मफुल फॉर लाइफ? एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारी लाइफ के लिए खतरनाक क्यों है? एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। जैसे केस ऑफ वीनस ले लो, हमारे पास में ही है लेकिन वहाँ लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ टेम्परेचर। या फिर कोल्ड का नेपच्यून, यूरेनस, वो देखो इतने ठंडे हैं, वहाँ लाइफ ऐसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। डिस्क्राइब टेम्परेचर बैलेंस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन है उसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई इज मॉडरेट टेम्परेचर नेसेसरी? जो बीच बीच का टेम्परेचर है वो जरूरी क्यों है? एक्सट्रीम हीट डैमेजेस सेल। जो एक्सट्रीम हीट होती है बेटा वो हमारे सेल को डैमेज कर सकती है। यू मस्ट हैव सीन, आप गर्मी के दिनों में ड्राइव करके बाहर जाते हो और इस टाइप से हाफ बाजू की शर्ट पहन के गए तो तुमने क्या देखा? जैसे ही घर आते हैं तो यहाँ से उठा के देखना, बाहर का हाथ पूरा काला हो जाएगा और अंदर का थोड़ा गोरा गोरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसने, हीट ने क्या किया बेटा? आपकी सेल्स को डैमेज किया है, आपकी सेल्स को डेड किया है। इसीलिए लड़कियां वगैरह देखा ग्लव्स वगैरह पहन के जाती है लंबे लंबे, वही चीज़ बता रहे हैं। एक्सट्रीम कोल्ड स्लोज लाइफ प्रोसेसेस। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो वो भी लाइफ प्रोसेसेस को बहुत स्लो कर देगा। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन सब प्रोसेस को बहुत स्लो कर देगा। इट अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। इन शॉर्ट इट डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड प्रिवेंट सर्वाइवल। तो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं होने देगा और हमारी लाइफ अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगी। व्हाई इज अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आइडियल फॉर लाइफ? अर्थ की जो डिस्टेंस है सूरज से जो अर्थ की डिस्टेंस है वो कितनी स्पेशल क्यों है? जो हम डिस्कशन किए थे, हैबिटेबल जोन क्यों बोलते हैं, गोल्डीलॉक जोन क्यों बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस का डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो बताइए ऐसा क्यों है? What would happen if अर्थ वर क्लोजर और फर्दर? अगर अर्थ पास होती या दूर होती तो क्या होता? बेटा सही जगह पे है इसलिए इसका टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट टेम्परेचर है। मॉडरेट टेम्परेचर इसलिए पानी ना तो बॉयल हो पाता है और ना ही फ्रीज हो पाता है। अगर बहुत नज़दीक होती, सूरज के नज़दीक होती तो पानी बॉयल हो जाता, इवोपरेट हो जाता, चला जाता, और बहुत दूर होती तो फ्रीज हो जाता, जम जाता। दोनों ही केसेस में लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन ये अपनी सही जगह पे, इसीलिए लिक्विड वाटर हमें मिल पाता है और क्लाइमेट स्टेबिलिटी रहती है और इस तरह से हमारा लाइफ सर्वाइव कर पाती है। हाउ डज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ? कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। हार्मफुल रेडिएशन, टेम्परेचर, वेदर सिस्टम, एसेंशियल गैसेस लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी है। व्हाई इज अर्थ नॉट टू हॉट लाइक वीनस और नॉट टू कोल्ड लाइक मार्स? जो टेम्परेचर वाला रीज़न था वही क्वेश्चन घुमा फिरा के ये दे दिया। देखो वीनस हमारे बिल्कुल पास है और अगर इस तरफ जाएंगे तो मार्स भी बिल्कुल पास है, लेकिन ऐसा क्या है कि ना तो वीनस की तरह बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही मार्स की तरह बहुत ज़्यादा ठंडा है। तब भी आप ऐसा ही कुछ एक्सप्लेन करेंगे, इसका डिस्टेंस सन से बहुत प्रॉपर है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत सही सा है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पानी प्रेजेंट है, मेंटेन्स लाइफ फ्रेंडली टेम्परेचर। इसीलिए अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दे, कोई दो प्लैनेट्स का नाम दे दिया, मार्स का नाम दे दिया, वीनस का नाम दे दिया, अब बताओ, तब भी आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि भाई उसकी डिस्टेंस जो है बहुत सही है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसीलिए हम सर्वाइव कर पाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझा हमने, एटमॉस्फेयर में एयर को समझा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को समझा, अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल समझाइए। सिंपल सा है, क्लास 6 ऑनवर्ड हम पढ़ते आ रहे हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस एक काम हो गया, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बताया, इन केस अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो दिन के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, बढ़िया रहा, मुझे कोई गर्मी नहीं लगी, लेकिन जैसे ही रात होगी कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं
तो जो टेम्परेचर आया वो ट्रैप नहीं हो पाया, वापस चला गया, जो हीट आई वो वापस चली गई, तो रात में क्या होगा, ठंडियाँ बहुत चिल होंगी, बहुत चिल ठंडियाँ होंगी, रात में बहुत ठंडी लगेगी मुझे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प कर रहा है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अब आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो लोग बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है। हाँ बेटा खतरनाक है, कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीमिटी में हो जाए। अभी हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड ऑल, ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तब भी खतरनाक है। बात समझ रहे हो, हर एक चीज़ की एक्सट्रीमिटी बहुत खतरनाक है। अगर कोई कहे कि अर्थ यहाँ के बजाय थोड़ा सूरज के पास आ जाए तब भी गलत है, सूरज से दूर चली जाए तब भी गलत है। वही गोल्डीलोक जोन वाली कहानी है। भाई कोई भी चीज़ अधिकता में नुकसानदायक है। इस तरह से बेटा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आए और आपने प्लांट लाइफ का जिक्र नहीं किया तो आप नुकसान में हैं। एसेंशियल फॉर फूड चेन, इसीलिए फूड चेन के लिए ज़रूरी है। हाउ डज अर्थ सपोर्ट डिफरेंट इकोसिस्टम, अर्थ के ऊपर डिफरेंट इकोसिस्टम दिखाई देते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ ले कि हाउ बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी मीन्स दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, बायोडाइवर्सिटी, लाइफ डाइवर्स फॉर्म में है, यानी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, वो सब हैं, वो इकोसिस्टम को कैसे हेल्प करते हैं। वाई डज अर्थ हैव मैनी इकोसिस्टम्स, अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम क्यों दिखाई देते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम बेसिकली बेटा जैसे एक छोटा सा पेड़ भी हो सकता है, एक तालाब भी हो सकता है, इवन आपका घर भी हो सकता है, आपका सिटी भी हो सकता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इकोसिस्टम में, जिसमें बहुत से जानवर, बहुत से बर्ड्स, बहुत से एनिमल्स मिलजुल के रह रहे हैं। कुछ एबायोटिक चीज़ें हैं, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पानी, सैंड, उनका यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया से सर्वाइव कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, मेरा जो डिफरेंट इकोसिस्टम है वो कहाँ कहाँ मिल जाएगा, लैंड में, वाटर में, एयर में, जगह जगह मिलेगा। वेराइड क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग टाइप की क्लाइमेट कंडीशंस हैं। सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल, तो जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट टाइप के प्लांट को सपोर्ट करेगा, एनिमल्स को सपोर्ट करेगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, और डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे एक बहुत कॉमन सा वो बताया जाता है, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। अर्थ के लंग है, मतलब फेफड़े हैं वो। क्यों फेफड़े हैं बेटा, क्योंकि 20% ऑफ द ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड बाय अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट इतनी ज़रूरी है कि वो 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपको बहुत टाइप के रिसोर्सेज देगा, मेडिसिन से लेके, लकड़ियों से लेके, दवाइयाँ, सब कुछ पता नहीं क्या क्या, शेल्टर देगा, जानवरों को रहने के लिए जगह देगा, पानी देगा। इस तरह से वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोमोट करता है। और जैसे ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ी तो वो इकोसिस्टम को हेल्प करती है, जो इस क्वेश्चन में भी लिखा है, बायोडाइवर्सिटी कैसे इकोसिस्टम को हेल्प करती है। अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पूछा था, इकोसिस्टम क्या है, डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली बेटा इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जो मिलजुल के रह रही है, जिसके अंदर कौन कौन रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एंड नॉन लिविंग चीज़ें रहती हैं। नॉन लिविंग चीज़ रहेंगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे, बायोटिक सब्सटेंस होगा उसके अंदर, और नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलते हैं बेटा। बायोटिक सब्सटेंस होगा और एबायोटिक सब्सटेंस होगा। इंक्लूड्स प्लांट एनिमल, प्लांट और एनिमल किसके अंडर में आएंगे, बायोटिक के अंडर में आएंगे। और एयर, वाटर एंड सॉइल किसके अंडर में आएंगे, एबायोटिक के अंडर में आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एयर, वाटर एंड द सॉइल। जो एनवायरनमेंट है वो क्या चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो क्या सिर्फ बायोटिक या एबायोटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, एबायोटिक भी बायोटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। एंड एनर्जी फ्लोज थ्रू द फूड चेन, इन दिस वे एनर्जी फ्लो करेगी बेटा फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ, एंड मेंटेन्स नेचुरल बैलेंस, और इस तरह से नेचुरल बैलेंस बना रहेगा। हाउ डू प्रोड्यूसर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, लास्ट चैप्टर में
चैप्टर नंबर 12 में हमने प्रोड्यूसर के बारे में समझा था। प्रोड्यूसर क्या होता है बेटा? मूवी का प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर वो जो खाना पैदा करके दे दे। तो अर्थ के ऊपर खाना कौन पैदा करता है? प्लांट्स एंड ट्रीज। क्या कोई एनिमल करता है? कोई एनिमल नहीं करता, सभी प्लांट और ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो पूछ रहा है रोल ऑफ प्रोड्यूसर बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स बताइए, या फिर प्रोड्यूसर एसेंशियल क्यों है? क्यों है? क्योंकि बेटा वो हम सबके लिए खाना बनाते हैं, मेक फूड फॉर ऑल। क्या कैसे बनाते हैं बेटा? सनलाइट का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके, सनलाइट का यूज करके खाना बना के देंगे। एंड फॉर्म बेसिस ऑफ फूड चेन। आप देखना अधिकतर फूड चेन का जो बेस होगा, जहां से फूड चेन बन के चल रही होगी, वहां पे कौन मिलेगा आपको? वहां आपको प्रोड्यूसर ही मिलेगा। वहां कौन मिलेगा? वहां आपको प्रोड्यूसर ही मिलेगा। प्रोड्यूसर से ही फूड चेन तैयार होगी। सपोर्ट लाइफ सिस्टम, इस तरह से वो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर? अभी कंज्यूमर क्या है? जो हिंदी में बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? ग्राहक। ये वो ग्राहक नहीं है बेटा, कंज्यूम करने वाले। कंज्यूम करने वाले मीन्स हो सकता है प्राइमरी कार्निवोर्स हो सकता है सेकेंडरी कार्निवोर्स हो। कैसे बेटा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी कंज्यूमर किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। तो क्या कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है? कंज्यूमर का भी रोल है। मैंने आपको बताया, लास्ट चैप्टर याद कर लेना, चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12 में बड़े अच्छे से समझा रखा है बेटा। एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी इंसेक्ट, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर मच्छर भी आए कि मच्छर इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मच्छर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, यही लिखना है आपको। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। हाउ डू कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर? कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेंगे? कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्लांट्स और एनिमल। जो कंज्यूमर होंगे अगर वो हर्बीवोरस हैं तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे, अगर वो कार्निवोरस हैं तो वो कंज्यूमर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन वो एनिमल जिसको खा रहे हैं वो तो एट लास्ट तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है ना। सबके सब इन शॉर्ट कहे तो प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ट्रांसफर एनर्जी इन फूड चेन, हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन। तो एनर्जी फूड चेन में ऊपर की तरफ जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होगी। हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन, जो कंज्यूमर्स होंगे वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। कैसे? कंज्यूमर में मान लेते हैं टाइगर है, लायन है, हम सेकेंडरी कार्निवोर्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स क्या करेगा बेटा? दूसरे एनिमल को खाएगा, जो छोटे एनिमल है उनको खाएगा, तो वो छोटे एनिमल की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। इस तरह से इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहेगा। हाउ डू डीकंपोजर हेल्प कीप अर्थ क्लीन? डीकंपोजर अर्थ को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं बेटा? डीकंपोजर, कंपोजर का मतलब क्या होता है? जो बनाए। डीकंपोजर जो बिगाड़ दे, जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दे, डीकंपोज कर दे। एक्सप्लेन रोल ऑफ डीकंपोजर, या फिर डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, उनका रोल एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई आर डीकंपोजर नेसेसरी? कैसे बेटा? डीकंपोजर ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी प्लांट और द एनिमल, प्लांट है या फिर एनिमल, उस टाइप का कोई भी जानवर मर गया, उसको डिकम्पोज करने में डीकंपोजर हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे? उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा बेटा? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाएंगे। जो उसकी बॉडी में, जो मरे हुए एनिमल या फिर मरे हुए प्लांट की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स थे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा? मिट्टी में मिल गए तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी एंड मेंटेन एनवायरमेंट क्लीननेस। तो एनवायरमेंट क्लीननेस होगा जिससे कि अर्थ हमारी क्लीन रहेगी। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड चेन इन नेचर? नेचर में फूड चेन का क्या रोल है? लास्ट चैप्टर में फूड चेन को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर एक बार रेफर कर लीजिए। हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट अर्थ बैलेंस? अर्थ बैलेंस को, अर्थ को बैलेंस करने में ह्यूमन की एक्टिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट चैप्टर में बड़े डिटेल में किया है, तो मुझे नहीं लगता हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? व्हाई इज इट हार्मफुल? आपके बुक में बेटा पॉल्यूशन के बारे में दे रखा है। पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझा रखा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वो सब, वाटर पॉल्यूशन भाई इंडस्ट्रीज ने पानी में छोड़ दिया, तो पॉल्यूशन के बारे में समझाया है। तो ये पूछ रहा है कि पॉल्यूशन क्या है और ये हार्मफुल क्यों है। डिस्क्राइब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट को डिस्क्राइब कीजिए। या फिर हाउ डज पॉल्यूशन अफेक्ट लाइफ? पॉल्यूशन मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ पे को कैसे अफेक्ट करेगा? पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है मेरा वो कंटेमिनेट हो गया है।
खराब हो गया है, बेकार हो गया है, उसमें गंदगी मिल गई है। डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन होंगे बेटा, जैसे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का एग्जांपल, जैसे जो हम व्हीकल चलाते हैं तो उसके कारण हम पोल्यूटेंट्स हवा में छोड़ रहे हैं, जिससे एयर पोल्यूशन हो जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन हो जाएगा। सेकंड, वाटर पोल्यूशन। अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो नदियों में, नहर में कुछ केमिकल छोड़ देते हैं, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। एंड एट लास्ट, सॉइल पोल्यूशन। जो आप पॉलीथीन, आपने क्या किया, आइसक्रीम ली, आइसक्रीम का रैपर खोला, फेंक दिया, चाय का कप पिया, फेंक दिया, वो क्या कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हो। सॉइल का पोल्यूशन से क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और इन शॉर्ट प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो एक तो प्लांट कम ग्रो करेंगे, दूसरा उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी तो ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण आजकल जो कैंसर वगैरह ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है ये। कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह, रेस्पिरेशन की दिक्कत, वो सब। हार्म प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये सब क्या है बेटा, जो एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन है वो प्लांट को और एनिमल को हार्म करते हैं। एंड इन दिस वे दे डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, और द इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको हार्म कर रहे हैं। हाउ कैन बी हेल्प प्रोटेक्ट अर्थ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। अब अर्थ ने तो बेटा बहुत बड़े बड़े लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना रखे हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, मैग्नेटिक फील्ड है, कई सारे रीजन हैं। लेकिन हमारा क्या रोल है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आप जैसे बच्चे, 8 क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, अरे सर मैं क्या करूं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, इतनी बड़ी अर्थ है, मैं कैसे उसको सेव कर सकता हूं। बेटा आप और हम मिलके बिल्कुल कर सकते हैं सेव। आज नहीं तो कल आप बड़े हो रहे हो और अभी से सेव कर सकते हैं, अभी से सेव कर सकते हैं। और मिलजुल के अगर हम सब एक दिशा में चलेंगे, अर्थ को बचाने की कोशिश करेंगे तो पक्का कर लेंगे। आप माइंडसेट तो कीजिए, वही बता रहे कि कैसे हम कंजर्व करेंगे एनवायरनमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आप पॉल्यूशन कम कीजिए। पॉल्यूशन कम कैसे करेंगे, साउंड पॉल्यूशन कम कीजिए, एयर पॉल्यूशन, पानी में कोई गंदगी मत छोड़िए, कोई भी चीज़ ऐसे लिटर मत कीजिए। आप इवन आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो जो उसका रैपर है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालिए, जो आइसक्रीम की स्टिक है उसको भी डस्टबिन में डालिए। छोटे छोटे तरीके हैं बेटा, आप पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और इस तरह से वाटर को और एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, लाइट फैन ऑफ करके जाइए, तो आप लाइट को, एनर्जी को, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। पानी जब नहा रहे हैं तो इंस्पाइट ऑफ शावर के नीचे नहाने की बजाय आप बकेट में पानी लेके नहा सकते हैं। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को बचाने की हेल्प कीजिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने की हेल्प कीजिए। आपका बर्थडे आता है तो एक पेड़ उगा दीजिए, ये सब तरीके हैं। यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कीजिए जो रीन्यूएबल हैं। जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बेटा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जो सस्टेन हो पाए, जो आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा हो। जैसे 3R की बात आती है बेटा, बार बार आप रिड्यूस कीजिए, कोई भी चीज़ का कंजम्पशन करना कम कर दीजिए, जितने में आपका काम चल जाए। अगर आपको दोस्त के पास घूमने जाना है तो स्कूटी उठाई निकल लिए, नहीं, अगर आपका फ़ोन पे बात करने से काम चल रहा है तो बस बात करके छोड़ दीजिए, पेट्रोल बच जाएगा, रिड्यूस कर लिया आपने यूजेस। कोई चीज़ अगर ख़राब भी हो गई है तो उसको रिसाइकिल कर दीजिए, उसको कबाड़ी को दे दीजिए, प्रॉपर सेग्रीगेट कीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए, भंगार वाले को दे दीजिए, फिर क्या होगा, वो चीज़ दोबारा से घूम के आपके पास आएगी, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये 3R होते हैं बेटा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन का नीड बताइए, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, व्हाट हैपेंस इफ रिसोर्सेज आर ओवर यूज। अगर आप रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं, भाई ठीक है, मुझे भी पता है कि मान लिया जो वाटर है वो नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, हाथ पैर धोने के लिए चाहिए, लेकिन अगर वही पानी आप गाड़ी धो रहे हैं, एंड दैट टू बी विद द हेल्प ऑफ पाइप, सीधा पाइप से बस यूं मार दिया, नहीं, अगर आपको गाड़ी भी धोनी है तो एक बकेट में पानी लीजिए, साफ कर लीजिए, एक बकेट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर वही आप पाइप से धो रहे हैं तो पता चला 20 बकेट्स, 30 बकेट से आप एक कार धोंगे। फर्क समझ पा रहे हैं? तो उसको ओवर यूज मत कीजिए, रिसोर्सेज का यूज कीजिए लेकिन ओवर यूज मत कीजिए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेट इट बी फॉसिल फ्यूल्स हो, सबसे ज़्यादा अभी फॉसिल फ्यूल पे ध्यान है, फॉसिल फ्यूल या कोई और रिसोर्स है
उसको वो सब लिमिटेड है बेटा। नीडेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चों को चाहिएंगे, उनके बच्चों को चाहिएंगे, उनके बच्चों को चाहिएंगे। सोचिए अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी ऐसे ही उसको मिसयूज करते और पहले ही खत्म कर चुके होते, फॉसिल फ्यूल खत्म ही हो जाते, तो कैसे आप स्कूटी चलाते, कैसे आप गाड़ी चलाते? नहीं चला पाते। यही चीज आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस आपसे पूछेंगे कि दादू आपने क्यों खराब कर दिया, क्यों बर्बाद कर दिया सब कुछ। प्रिवेंट्स एनवायरमेंट डैमेज, तो एनवायरमेंट को भी बेटा डैमेज नहीं होगा। मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बना रहेगा एंड सस्टेनेबल लाइफ मेंटेन रहेगी। व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज कोई भी ऐसा सामान जो मेरे काम आ सकता है, कोई भी ऐसा सामान जो मेरे काम आ सकता है। अगर वो नेचर ने दिया है तो दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आएंगे, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल, वो मटेरियल है, वो चीज़ हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा? एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, ये सब यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको यूज करते हैं, सपोर्ट डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड वेरी मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाउ डज वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ? वाटर पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को कैसे हैम्पर करेगा? अगर एक नदी है जिसमें कोई इंडस्ट्रीज बहुत रेगुलर केमिकल छोड़ी जा रही है, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद उसमें से सभी फिश या जो भी एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर है सब मर जाएंगे। तो आपने क्या महसूस किया? ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट बताइए, या फिर इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर बताइए, या फिर व्हाई इज क्लीन वाटर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्लीन वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा जैसे ही वाटर पॉल्यूशन हुआ तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा पानी के अंदर। अब एक्वेटिक लाइफ कैसे सर्वाइव करती है? कोई भी फिश वगैरह है तो वो कैसे सर्वाइव करती है? पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मिली हुई होती है। जैसे ही हम उसके अंदर पॉल्यूटेंट बढ़ा देंगे, पॉल्यूटेंट बढ़े तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। तो अब उस एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इससे क्या होगा बेटा? जो फिश रह रही हैं या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो बेचारे बहुत हैम्पा होंगे, उनको बीमारियां लग जाएंगी और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे कि पूरा एक्वेटिक सिस्टम बर्बाद हो सकता है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाई इज इट हार्मफुल? डिफॉरेस्टेशन क्या है बेटा? दो वर्ड से मिलकर बना है। फॉरेस्ट का उल्टा डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना। और ये हार्मफुल क्यों है? जो डिफॉरेस्टेशन है बेटा दैट इज कटिंग ट्रीज। इससे होगा क्या? हैबिटेट गुम हो जाएंगे। अगर मैं जंगलों को काट रहा हूं तो जंगल में बहुत टाइप के एनिमल, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े हाथी तक रह रहे हैं, उनके घर है वहाँ पे, तो वो हैबिटेट बर्बाद हो जाएंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। जब पेड़ कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले खत्म हो गए। हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा तो रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उसको लेगा कौन? प्लांट यूज करते हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने प्लांट को काट दिया है। लीड्स टू सॉइल इरोजन। इससे होगा क्या? सॉयल इरोड हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी कट के बह जाएगी। मिट्टी, अब पेड़ क्या है उसको होल्ड करके रखते हैं, पेड़ उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो बह जाएगी। डिस्टर्ब्स क्लाइमेट बैलेंस, और क्लाइमेट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ डज सॉयल इरोजन अफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ? सॉयल इरोजन, जो मिट्टी बह के चली गई अर्थ के ऊपर, उसका क्या इंपैक्ट है बेटा? इससे क्या होगा? फर्टाइल सॉइल रिमूव हो गई। रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप का प्रोडक्शन घट जाएगा। अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। एंड इन दिस केस कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन, और जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। एंड हार्म फूड सप्लाई, और इस तरह से फूड सप्लाई कम हो जाएगी। फूड सप्लाई जो हमें खाना मिल पा रहा है वो कम होते चले जाएगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये वो पॉइंट है जिस पे इवन यूनाइटेड नेशंस तक ने ध्यान दिया है। 17 पॉइंट दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, किसी 17 तरीके हैं। इन तरीकों से हम डेवलपमेंट करेंगे। कौन सा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन हो पाए लंबे टाइम में। यूजेज रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्सेज को हम बड़े ध्यान से यूज करेंगे। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। मीट्स प्रेजेंट नीड्स, हम क्या करेंगे बेटा? ऐसा यूज करेंगे कि भाई जो आज का यूज है प्रेजेंट नीड मिल पाए। ये नहीं है कि यार बस उसको बर्बाद कर दो, नहीं।
प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को बचा के रखूंगा। अब बता रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल टोटल बेटा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने प्लान किए। कब? 2015 में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली 2015 में बैठे बेटा उन्होंने, भाई यूनाइटेड नेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, कंट्रीज का ग्रुप है, जिन्होंने मिलकर प्लान किया 2015 में न्यूयॉर्क में कि भाई 17 तरीके हैं, 17 गोल उन्होंने डिसाइड किए कि भाई ये गोल हम बहुत जल्दी पालेंगे, इन्हीं के थ्रू हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो कि सस्टेन हो पाए। Why is Earth able to hold its atmosphere while Moon cannot? ऐसा क्यों है कि अर्थ अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाती है लेकिन मून नहीं कर पाता है? मून नहीं कर पाता है। हो सकता है इसी की जगह कोई दूसरे प्लेनेट का नाम आ जाए। अभी मैंने एक लिस्ट ऐड की है बेटा, एक टेबल ऐड की है जहां हम देखेंगे कि वहां एटमॉस्फेयर है या नहीं है। है भी तो बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर है या बहुत थिक एटमॉस्फेयर है जस्ट लाइक वीनस, वो हम समझेंगे। तो हो सकता है मून की जगह किसी और प्लेनेट का नाम भी आ जाए, तब भी आप लॉजिक यही रखेंगे। एक्सप्लेन रोल ऑफ ग्रेविटी इन होल्डिंग एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी का रोल समझाइए एटमॉस्फेयर को होल्ड करने में। कंपेयर अर्थ एंड मून एटमॉस्फेयर, इन दोनों के एटमॉस्फेयर को कंपैरिजन कीजिए। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए, अर्थ और वीनस के एटमॉस्फेयर को कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कुछ आ जाए। या फिर व्हाई डज मून लैक एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया। तो आप आंसर यही करेंगे, अर्थ हैज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स साइज। होल्ड गैसेज फॉर्मली, वो गैसेज को फॉर्मली प्रोटेक्ट कर पाता है, पकड़ पाता है। क्यों पकड़ पाता है बेटा? क्योंकि अर्थ का जो साइज है उसके कारण उसकी ग्रेविटी बढ़िया ठीक ठाक है, तो वो एटमॉस्फेयर को ऐसे पकड़ के रखता है। लेकिन मून का साइज कंपैरेटिवली छोटा है, तो इसीलिए वो गैसेस को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, इसलिए मून के ऊपर वीक ग्रेविटी है। गैसेस एस्केप फ्रॉम द मून, तो जब नहीं पकड़ पाएगा तो गैसेस बाहर निकल जाएंगे, और गैसेस बाहर निकल जाएंगे तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ना के बराबर होगा। इसीलिए अर्थ तो लाइफ को सपोर्ट करती है और मून नहीं करता है। What keeps life from disappearing from Earth? आपके चैप्टर में बिल्कुल एज इट इज दे रखा है, एक हेडिंग दे रखी है, What keeps life? क्या चीज ऐसी है जो लाइफ को डिसअपियर नहीं होने देती अर्थ से? एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। इसी क्वेश्चन को What makes the Earth suitable for life to exist? क्या चीज ऐसी है जो लाइफ सस्टेन कर पाती है, लाइफ सुटेबल हो पाती है अर्थ के ऊपर? एक्सप्लेन why life continues on Earth. क्या रीज़न है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप हुए, आपसे आपके बच्चे हुए, क्या रीज़न है? डिस्क्राइब फैक्टर दैट प्रिवेंट डिसअपीयरेंस ऑफ लाइफ, वो फैक्टर बताइए जिससे कि डिसअपीयर लाइफ हो नहीं पा रही है। ये पूरे चैप्टर का बेटा जान है, ये क्या है? पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपने ये कर लिया तो लगभग पूरा चैप्टर को समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके दादा से आपके फादर हुए, फादर से आप हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस रिप्रोडक्शन चल रहा है। रिप्रोडक्शन चल रहा है मतलब रीप्रोड्यूस हो पा रहे हैं, फिर से प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। जो पेरेंट है वो अपना बच्चा एज इट इज़ या फिर थोड़ा वैरायटी के साथ पैदा कर दे रहा है और जनरेशन चलती जा रही है। इसकी यहाँ पे क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एंड यहाँ पे ओजोन लेयर है। ये दो बहुत एटमॉस्फेयर की दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज है, ओजोन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। उसके अलावा जो डिस्टेंस है दैट इज देयर इन द हैबिटेबल जोन, जो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज देयर इन द हैबिटेबल जोन और द गोल्डीलॉक जोन। साइज ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ बड़ा सही सा है, फिट है साइज। अभी हमने पढ़ा ग्रेविटी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी क्या हेल्प करता है? मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेज से बचाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड से बचाता है। उसके अलावा हमें डायरेक्शन में, नेविगेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोस्फीयर है यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर मीन्स, हाइड्रो मतलब बेटा वाटर, यहाँ पानी सफिशिएंट अमाउंट में है, अराउंड 70% पानी है। उसके अलावा जियोस्फीयर है, जियोस्फीयर मीन्स यहाँ अलग अलग लाइफ फॉर्म्स सस्टेन क्यों कर पा रही है, बायोडाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि कहीं वैली है, कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ग्राउंड है, कहीं प्लेन है, सब कुछ है। इसी को बेटा जियोस्फीयर बोलते हैं, सब कुछ मिला के जियोडाइवर्सिटी है। इन शॉर्ट कहे तो जियोडाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं जिन्हें हम जियोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड एट द लास्ट
बायोस्फीयर, यहाँ पे लाइफ है अलग अलग फॉर्म में, बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ अलग अलग फॉर्म में मिलती है। यहाँ एनिमल्स हैं तो एनिमल भी बहुत फॉर्म में है, बर्ड्स हैं तो बर्ड्स भी, एक्वेटिक लाइफ है तो एक्वेटिक लाइफ भी, सब कुछ भर भर के है, बायोटिक एबायोटिक भर भर के। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बेटा बट ऑब्वियस जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो अगर अभी से कोई बच्चा पैदा ना हो तो बस ये जनरेशन सर्वाइव करेगी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, लाइफ ही खत्म। तो रिप्रोडक्शन तो जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए, या फिर रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है? सभी का आंसर यही रहेगा, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा? प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने ऑर्गेनिज्म पैदा कर दीजिए। इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसी से लाइफ कंटिन्यूस चल रही है। प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हो पाती हैं। जो स्पीसीज है जैसे ह्यूमन बीइंग है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता बेटा? बिकॉज रिप्रोडक्शन चल रहा है। मेंटेन्स पॉपुलेशन बैलेंस, पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए वगैरह के थ्रू ऊपर से नीचे चलते रहते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट नहीं हो पाते हैं? तो उसके लिए क्या बता रहे बेटा? प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या करता है? नए इंडिविजुअल पैदा करता है। रिप्लेसेस डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म की जगह नए ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आप अपनी फैमिली से समझ के देखिए, मान लिया आपकी फैमिली में अभी दादू है, दादी हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब दादाजी की लाइफ खत्म हो जाती है, दादाजी चले गए भगवान के पास, इधर से आपकी मम्मा ने आपके लिए छोटी दीदी आगे लाइफ में। ऐसा होता है? हाँ सर होता है। पहले भी आप 5 लोग थे, अब भी 5 लोग हैं, फिर दादी जी चली गई, फिर आपके एक भैया पैदा हो गया। इस टाइप से बेटा एक आदमी को रिप्लेस करते रहते हैं और इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। मेंटेन स्पीसीज पॉपुलेशन, और इसी तरह से स्पीसीज का पॉपुलेशन मेंटेन रहता है। इंश्योर सर्वाइवल ओवर जनरेशन, सर्वाइवल चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन, और लाइफ ऑनगोइंग चलती रहती है। अब जब रिप्रोडक्शन की बात आई तो क्वेश्चन अराइज होगा, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 मेल और फीमेल आपस में मिले, उनके गैमेट्स एक दूसरे से मिले, रिप्रोड्यूस करें, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। जैसे सेक्सुअल की बात आए तो 2 पेरेंट्स लिखना जरूरी है, वन इज मेल एंड द फीमेल इज सेकेंड इज फीमेल। तो यहाँ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे में फ्यूज होंगे, फ्यूज होके नई लाइफ बनाएंगे। प्रोड्यूसेस वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर 2 पेरेंट हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे? बिल्कुल एज इट इज, आपकी शक्ल, आपकी आंखें, आपका नाक हो सकता है पापा से मिल रहा है, मम्मी से मिल रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस भी होंगे, उसी को वेरिएशन बोला जाता है। कुछ चेंजेस भी आए हैं आपके अंदर। हो सकता है आपके पापा थोड़े हाइट में छोटे हों, आप लंबे चले गए, आपकी मम्मी हाइट में ऊंची थी, आप छोटे रह गए। कुछ वेरिएशन भी दिखाई देंगे इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब एसेक्सुअल पढ़ेंगे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे पैदा हुए वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफर करेंगे। इंश्योर्स बेटर सर्वाइवल, ये वेरिएशन का क्या फायदा है बेटा? बेटर सर्वाइवल में हेल्प करता है। कैसे? समझाता हूं। जैसे मान लो अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां आपको एक्सटिंक्शन दिखाई देगा। ऐसे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो एसेक्सुअल से पैदा होते हैं, तो वहां आपको क्या दिखाई देगा? वहां आपको ये दिखाई देगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि वो स्पीसीज ही गायब होगी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाई, टेम्परेचर बढ़ा, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, हमारे अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं। तो वेरिएशंस क्या करेंगे? जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ज़्यादा अडप्टिव होगी हायर टेम्परेचर के अगेंस्ट, उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो और ज़्यादा अडप्टिव होगी। इस तरह से हम सर्वाइव कर जाएंगे, और जबकि एसेक्सुअल वाले कम कर पाएंगे। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट्स?
प्लांट में कैसे होगा भाई? मेल फीमेल में तो मुझे दिखाई दे रहा है, ह्यूमन बीइंग में तो मेल फीमेल दिखाई दिया, प्लांट्स में कैसे होगा ये पूछ रहा है। एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स और हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अकर्स इन द फ्लावर, बेटा ये फ्लावर्स में होता है बेटा, फ्लावर में ही दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा। कई बार क्या होता है मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, कई बार ऐसा होगा कि मेल पार्ट एक फ्लावर में है, फीमेल पार्ट कहीं किसी दूसरे फ्लावर में है, तब ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड ऑल। इन्वॉल्व पॉलिनेशन, वो कैसे करेंगे बेटा? पॉलिनेशन के थ्रू करेंगे। पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट से उड़ के जाएंगे, हवा के थ्रू जा सकते हैं, कोई बर्ड के थ्रू, कोई इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं फीमेल पार्ट के पास, वहां जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे, और इस तरह से वो सीड्स बनाएंगे, सीड फिर डेवलप होकर फ्रूट बन जाएंगे, फ्रूट फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड्स देके जाएंगे, इस तरह से नए प्लांट्स बनते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट रिप्रोडक्शन? पॉलिनेशन को बेटा अच्छे से समझ लेना। पॉलिनेशन में वो जो एंथर स्टिग्मा आपकी बुक में दे रखा है उसको भी अच्छे से एक बार देख लेना, और अगर पॉलिनेशन के बारे में आए तो वो ड्राइंग ऐड कर देना। आई एडवाइज यू वो ड्राइंग ऐड कर देना। यहाँ वही पॉलिनेशन के बारे में पूछ रहा है, ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होंगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, या फिर कोई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। कहाँ से? एंथर। एंथर किसको बोलते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टू द स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, इनेबल सीड फॉर्मेशन, इस तरह से सीड फॉर्मेशन होगा और रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन एनिमल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी अभी प्लांट में पढ़ा, एनिमल में कैसे होगा? एनिमल में तो आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि भाई एनिमल क्या है, एनिमल कैन मूव एक जगह से दूसरी जगह। जो मेल पार्ट है वो फीमेल के पास जा सकता है, फीमेल पार्ट मेल के पास जा सकता है। दैट्स वाई एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान है कंपेरेटिव टू प्लांट्स। वही पूछ रहा है, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए तो आप ये वर्ड तो जरूर ऐड करेंगे। यहाँ दो टाइप के पेरेंट होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। गैमेट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो गैमेट फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइज कर देंगे, फॉर्म्स ए जाइगोट। और जब दो अलग अलग गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, मिलने के बाद फ्यूज करके एक नया गैमेट बनाएंगे, दैट इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से नया ऑफस्प्रिंग, जिसे फीटस भी बोलते हैं, धीरे धीरे डेवलप होकर वो बड़ा हो जाएगा। इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, इस तरह से स्पीसीज आगे आगे चलती रहती हैं। Why does sexual reproduction lead to variation? अब उस वर्ड को समझा रहा है बेटा, वेरिएशन का मतलब क्या है ये समझा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे होते हैं, बदलाव कैसे आ जाते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा? एसेक्सुअल में बेटा सेम बेबी प्रोड्यूस होगा, कार्बन कॉपी, फटाफट फटाफट फटाफट। तो तुमने देखा होगा, एक बात बताओ, सही सोचो, जब आप जीरोक्स करते हो, एक नई ओरिजिनल बुक ली, उससे मैंने जीरोक्स किया तो थोड़ा सा फेंटेड आएगा, फिर नेक्स्ट में और थोड़ा फेंटेड, और थोड़ा फेंटेड, और थोड़ा फेंटेड। अगर इस टाइप से मैं उसका जीरोक्स लूँ, फिर अब इसका जीरोक्स लूँ, फिर अब इसका जीरोक्स लूँ, तो अगर 10-20 के बाद आपने देखा वो इतना बेकार सा आ जाएगा जीरोक्स कि वो किसी काम का नहीं होगा। लेकिन वही जो मैं ओरिजिनल से लिया था, अगर जो नेक्स्ट वाला ओरिजिनल से थोड़ा सा अच्छा होता, जैसे आज के टाइम में एआई में फ़ोटोज़ को आप एडिट कर रहे हो, मान लिया मैंने फ़ोटो खिंचाया, फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेने के बाद मैंने उसको एआई के थ्रू और प्योरीफाई कर लिया और सुंदर बना लिया, तो वो पहले वाले से अच्छा हो गया। अब अगर इस फोटो का मैं एक और फोटो लूँ तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन फ़ायदेमंद है बेटा। वेरिएशन क्या है? फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो अगर वेरिएशंस होंगे हमारे अंदर तो वी विल बी एबल टू सर्वाइव विद द एनवायरनमेंट। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो विल नॉट बी एबल, हम उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हम किसी दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेन वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, या फिर व्हाई आर ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आए कि ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स से अलग क्यों होते हैं, तो आप यही लिखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशंस के कारण होते हैं।
इसमें हो क्या रहा है बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मिक्स हो रहा है, दो अलग अलग आ रहे हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, मिक्सिंग हो रही है। तो इसीलिए ट्रेट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से उसके ट्रेट्स आ रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस डाइवर्स ऑफस्प्रिंग, इसीलिए अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। हेल्प इन द अडेप्टेशन, इससे फायदा क्या है बेटा, अडेप्टेशन बढ़ जाता है। मैंने बताया ना टेम्परेचर जब हाई हुआ तब मैं उसके साथ अडेप्ट करना सीख जाऊंगा, मेरे बच्चे उससे भी अच्छा अडेप्ट करेंगे, उनके बच्चे उनसे भी अच्छा अडेप्ट करेंगे। इंप्रूव सर्वाइवल चांसेस, तो इससे होगा क्या, सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाई इज रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड अ लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन को लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस क्यों माना गया है, और एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एज ए लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, रिप्रोडक्शन को हम लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस में क्यों पढ़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, अर्थ पढ़ रहे थे, अर्थ पढ़ते पढ़ते हम रिप्रोडक्शन में घुस गए, बात समझ रहे हो, हम अर्थ साइंस से हम रिप्रोडक्शन में एंटर कर गए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अर्थ, अर्थ के ऊपर रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बताइए। हाउ डज रिप्रोडक्शन सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, इसमें बेटा फायदा क्या है, लाइफ कंटिन्यू रहती है। रिप्लेसेस डाइंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मर गए उनको रिप्लेस कर देते हैं बेटा, उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनको रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, इकोसिस्टम सपोर्ट में रहेगा, एंड इट प्रिवेंट्स डिसअपीयरेंस ऑफ लाइफ, या फिर सिंपल में कहें तो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना पढ़ लिया तो एसेक्सुअल की डेफिनेशन तो बनती है। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंपल वर्ड्स और डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, सेक्सुअल में कितने पेरेंट थे, दो थे, मेल अलग था फीमेल अलग था, यहां सिर्फ एक पेरेंट होगा, तो यहां कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट, तो जीरोक्स पैदा हो जाएगा, जो पेरेंट होगा उसी का जस्ट सिमिलर बच्चा पैदा होगा। अकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मिलेगा। इनेबल फास्ट रिप्रोडक्शन, इसका फायदा क्या होता है, ये फास्ट रिप्रोडक्शन पैदा करता है, फटाफट फटाफट जीरोक्स निकाल देता है। What are the common method of asexual reproduction? Asexual reproduction के सिंपल मेथड बताइए। सिंपल से बेटा, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मीन्स दो पार्ट में फ्यूजन हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्डिंग, बर्ड निकलेगी और एक नया उसमें लाइफ बन जाएगी। फ्रेगमेंटेशन, टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन एंड एट द लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपके बुक में अच्छे से समझा रखा है, वो देख लीजिएगा। हाउ डज बाइनरी फ्यूजन अकर, बाइनरी फ्यूजन कैसे अकर होगा, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने क्वेश्चंस में ऐड किया है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। बाइनरी फ्यूजन को एक्सप्लेन कीजिए। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू, बाइनरी, बाई मतलब टू, जो पेरेंट की सेल होगी बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल, दोनों सेल एक जैसी होंगी। अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये चीज होगी कहाँ, बाइनरी फ्यूजन कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हैं, तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, सिंपल सी है और फास्ट, तेजी से फटाफट जीरोक्स होगा। हेल्प इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, और इस तरह से उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल का ही पार्ट है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, डिस्क्राइब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, प्लांट के पार्ट से ही ग्रो करेगा। कहाँ से ग्रो करेगा, प्लांट के पार्ट से ही ग्रो करेगा। क्या यूज करेगा बेटा, रूट यूज करेगा, स्टेम यूज करेगा, या फिर लीफ, उसकी जड़ से, पत्ते से, फिर उसके स्टेम से एक नया पार्ट निकलना शुरू हो जाएगा। यू मस्ट हैव सीन इन केस ऑफ पोटैटो, आलू देखा है, आलू के ऊपर 5-7-10 दिन रखा रहने दो, किसी एक आलू को साइड में रख दो, मम्मी मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, तो कुछ दिन बाद देखोगे उसमें से कुछ नए पार्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे नए पार्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। दे आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग कैसे पैदा होंगे बेटा, आइडेंटिकल, जैसा पेरेंट था वैसा ही। फास्टर देन सीड रिप्रोडक्शन, जो सीड रिप्रोडक्शन से मैंने पौधा तैयार किया था उसके कंपैरिजन में वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फास्ट होगा। इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, तो इससे फायदा क्या हुआ, स्पीसीज कंटिन्यू चलते रहेंगे। व्हाई डू इम्प्लायर ऑर्गेनिज्म मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली,
ये कुछ गलत वर्ड ऐड हो गया है। सिंपल क्या है, व्हाई इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सूटेबल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं, या फिर एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। बेटा जैसे ही सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या बात कर रहा है, यूनिसेलुलर के बारे में बात कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में क्यों सेट होता है, क्यों उनके लिए सही है। बिकॉज बेटा उनका बॉडी स्ट्रक्चर जब यूनिसेलुलर है, जब कैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, कितने सेल हैं, एक ही सेल है। जब एक ही सेल होगा तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल होगा। रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, तुरंत फटाफट पॉपुलेशन इंक्रीज तेजी से बढ़ेगी। नो नीड फॉर मीटिंग, मेट करने की जरूरत नहीं, उनको फ्यूज करवाने की जरूरत नहीं है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स कब मेट करेंगे वो उसकी जरूरत नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, इसीलिए क्विक सर्वाइवल होगा, इसीलिए सर्वाइवल फटाफट हो जाएगा, फटाफट नई जीरोक्स बननी तैयार हो जाएंगी। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ खत्म हुए हैं। एक टेबल दे रखी थी आपके बुक में, टेबल 13.2, इसको मैंने फिलअप करके इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कहीं दूसरे तरीके से घुमा फिरा के आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन बचे। तो मैंने क्या किया, सभी 8 प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, एवरेज टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर को रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मुझे लग रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, सबसे ज़्यादा मरकरी का होना चाहिए था, फिर धीरे 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 घटते 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 नेपच्यून का सबसे ज़्यादा ठंडक होनी चाहिए थी, वैसा ही है, बस एक एक्सेप्शन है, क्या, वीनस, ये 170 है। इसके बाद अगर ये थोड़ा कम होता तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हम एज इट इज याद कर लेते। वीनस का बस ज़्यादा क्यों है, वो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि वीनस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बेटा, रिच है, तो इसीलिए वहाँ थिक एटमॉस्फेयर है जो कि टेम्परेचर को होल्ड कर पाता है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। अदरवाइज देखो 170, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते होते नेपच्यून पे -200 तक चला गया है। तो ये तो सारा सही है, एक बस वीनस को याद कर लेना। नेक्स्ट आता है रेडियस कंपेयर टू द अर्थ, यानी मोटे तौर पे आपको साइज समझा रहा है कि अगर मैं अर्थ के रेडियस को 1 मानूं, अर्थ के रेडियस को 1 मानूं, तो उसके कंपैरिजन में मरकरी कितना है, वीनस कितना है, इस टाइप से कितने कितने हैं, साइज को महसूस कराना चाह रहा है आपको। तो ये देखो जो मरकरी है दैट इज 0.38 ओनली, यानी आधे से भी कम है। वीनस लगभग उतना ही है जितना अर्थ है, 0.95, तो लगभग 1 के आसपास ही हो गया। मार्स आधे के आसपास, यानी अगर मैं कहूँ कि ये दोनों वीनस और अर्थ एक जैसे हैं, और मरकरी और मार्स लगभग एक जैसे हैं, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद जो आउटर प्लैनेट्स हैं, दीज 4 आर इनर प्लैनेट, बेटा ये इनर प्लैनेट हैं, ये अर्थ के आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आउटर में देखो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, 11 के साथ सबसे बड़ा, यानी अर्थ के कंपैरिजन में 11 टाइम्स उसकी रेडियस है, 11 टाइम्स उसकी रेडियस है। सैटर्न 9 टाइम्स, 9 गुना बड़ी है। और नेपच्यून और यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून कितना है, 4 टाइम्स। तो यहाँ आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ साइज काफ़ी बड़ा है। हैज़ एन एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने डिस्कशन किया था मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली वीनस के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है, और है भी कैसा है, थिक एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर है बेटा, थिक, थिक में भी कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर हाँ है, ये मार्स के ऊपर है, जुपिटर के ऊपर है, सैटर्न के ऊपर है, यूरेनस और नेपच्यून के ऊपर है तो सही, लेकिन थिन एटमॉस्फेयर है, लेकिन थिन एटमॉस्फेयर है। इसी के साथ यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इवन पूरी बुक खत्म हो गई। अगर मज़ा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।